हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और आज हम बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेके आए हैं, लेक्चर लेके आए हैं। और पहली ही यूनिट यानी कि जो आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आगरा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो आगरा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट जिनका आपका बीएससी थर्ड ईयर से है, उनके लिए आज हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री का क्या मतलब है? सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई क्या मतलब है, क्या है ये क्वांटम केमिस्ट्री, क्यों ज़रूरत पड़ी हमको इस क्वांटम केमिस्ट्री के। कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई व्हाट इज क्वांटम केमिस्ट्री, या क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं इसको, और वाई डू वी नीड, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या ज़रूरत पड़ी हमको, क्यों है, क्या है ये चीज़, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसे बोलें कि भाई आज हम जो भी जैसे मैं आपसे इस मोबाइल के थ्रू वीडियो बना रहा हूँ, तो मोबाइल के अंदर जो मेमोरी है, या मोबाइल से हम बातें करते हैं, या मोबाइल से हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो हमारी क्वांटम की देन है। क्योंकि हमने पिछले जो अगर हम एंशियंट टाइम में जाएं तो एंशियंट टाइम में हम क्या पढ़ते थे कि भाई जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स केवल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही ध्यान देती थी। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल्स पे, जैसे न्यूटन्स लॉ है। अगर न्यूटन के जो एस्पिक न्यूटन थे, उनके अगर सिर पे क्या कहते हैं उसको एप्पल नहीं लगता, तो फिर वो न्यूटन्स लॉ ही नहीं बनते। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि क्लासिकल जो उनको बॉडी जो दिखती हैं, जो ऑब्जेक्ट हमको दिखते हैं, उनके लिए क्या लगेगा, क्वांटम केमिस्ट्री क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ हम क्वांटम केमिस्ट्री का मतलब है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्या मतलब है कि जो माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल है, या माइक्रोस्कोपिकल लेवल के जो पार्टिकल्स हैं, उनके लिए हम क्वांटम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। या हम ये कहें कि भाई जो जैसे हम मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में इतना सारा डाटा एक साथ कैसे आ जाता है। और अब देखिए, पहले मेमोरी कार्ड 2 GB 1 GB के मेमोरी कार्ड आते थे, अब वही 16 GB 16 GB 64 GB और पता नहीं 500 GB में भी आते हैं। आपके लैपटॉप में भी 512 GB के भी डाटा आ सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि छोटे सी जगह पर इतना सारा डाटा क्यों आ पा रहा है, और वो देन है हमारी क्वांटम केमिस्ट्री की। अगर क्वांटम केमिस्ट्री नहीं होती तो शायद हम ये सारा चीज़ें जो आप मोबाइल से बातें करते या इन चीज़ों को जो है हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो आज भी हम चिट्ठी भेज रहे होते, वो भी किसी कबूतर के माध्यम से, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या आप रात भर बात करते होंगे तो वो फ़ोन की वजह से करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसी क्वांटम को लेकर बात कर रहे हैं। तो क्वांटम की स्टार्टिंग जो हुई वो कहाँ से हुई? तो मैंने कहा कि भाई एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स पे बात करें तो पहले बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेवल के लिए है। मैक्रोस्कोपिक जो हमें दिख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेवल के लिए ही हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम की बात करें तो क्वांटम बोलती है कि नहीं भाई, आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में हमें जाना है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं बताओ? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपने इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, या एटम हुआ, ठीक है। ये सभी क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो हमको दिखते नहीं है, लेकिन हमें इनको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। अब सोचिए कि जो चीज़ हमने देखी ही नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले जो हम पढ़ते थे, इसीलिए एक तरह से ये रिवॉल्यूशन है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसके अंदर एक फिजिक्स के अंदर हमने पूरा एकदम ये समझ लिया था कि भाई जो फिजिक्स है ना हमारी, वो यहीं तक है, अब कुछ नहीं है। हमने सारी डिस्कवरी कर ली है, हमने सारी खोजें कर ली हैं, वो सब, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। लेकिन जब इस क्वांटम ने इस दुनिया में कदम, या पहले थी, लेकिन जब लोगों ने क्वांटम के बारे में सोचना चालू किया, तो इससे फिजिक्स के अंदर, हालांकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, या फिजिक्स के लो या केमिस्ट्री, तो कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस चीज़ के लिए। तो फिजिक्स के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ
एक नया रिवॉल्यूशन आया कि लोग इनके बारे में सोचने लगे, और आज भी हम उस बात के बारे में सोच रहे हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब और भी हमारे एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, और क्या क्या हो सकता है, क्या हम टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं कि नहीं, और भी बहुत सारी खोजें जारी हैं आज भी। और आज भी हम ये भी चाहते हैं कि हम एक ऐसी भी दुनिया, दूसरी जगह दुनिया बसा सके और वहाँ पर जा कर के नई नई चीज़ों की भी खोज कर सके। तो हम अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्वांटम लेवल पे बात करेंगे इस चैप्टर में या इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो क्वांटम अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोले तो टॉपिक है, जिसको हमें जानना है। और थोड़ा बच्चों को इससे डर भी लगता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, हमको उसके बारे में सोचना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे और कुछ चीज़ें अलग से भी जुड़ जाती हैं, या नए साइंटिस्ट ने नई बातें बोली हैं, तो उसको कैसे याद रखेंगे। तो मैं लाया हूँ आपको एक सिंपल तरीके में, सिंपल वे में आपको इस केमिस्ट्री को सही कराने के लिए, यानी कि आपकी केमिस्ट्री यानी कि क्वांटम केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास, जो वीडियो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मेरी ये वीडियो पहुँच सके। तो जरा स्टार्ट करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री से। तो क्वांटम केमिस्ट्री क्या चीज़ है, यानी कि एक ऐसी ब्रांच है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो हमसे डील करती है डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन और बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी कि एक ऐसी ब्रांच है जो केमिस्ट्री की, जो हमें डील्स करती है मोशन या बिहेवियर के बारे में किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेवल के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो शुरुआत हुई है अगर हम बात करें एटम से, सिंपल हम एटम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जो एटम की बात हुई वो कहाँ से हुई, हमारे एक ऐसे टॉपिक से हुई एटम की शुरुआत, जो किसका नाम है, डाल्टन ने अपनी इस एटम की शुरुआत दी थी, जो 1808 में ये बात कही। आपने पढ़ा होगा, जॉन डाल्टन ने एक लॉ दिया था, जिसको हम डाल्टन, बचपन में पढ़ा होगा, ये तो बचपन का प्यार है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम इस चीज़ को, या 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या चीज़ है, उन्होंने कहा कि भाई एक एटम होता है एक एटम है, एटम एक, मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पूरा ये सब बताने की चीज़ नहीं। जो मेन है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट होगा, आपका जो टॉपिक है सिलेबस जो है। तो एटम क्या है, एटम एक आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एक टिनी पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ मैटर। और मैटर क्या होता है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेर लेती है, जिसके पास भार होता हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर। तो मैटर की सबसे छोटी इकाई, हम भी मैटर में आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ये भी मैटर में आता है, तो इनकी सबसे छोटी इकाई जो हमको दिखाई भी नहीं दे रही है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, हम एटम बोलते हैं। दूसरा क्या बोला, अगर एलिमेंट है और एलिमेंट के अंदर एटम्स है, और उन एटम्स की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, हमेशा सेम प्रॉपर्टी रहेंगी सेम एटम के पास। और डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो उनके एटम्स की जो प्रॉपर्टी होंगी कैसी रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। पूरा आ रहा है उधर तक का, ठीक है। तो मेरे पास जो एटम्स की प्रॉपर्टी रहेंगी वो कैसी रहेंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। उसके बाद ये सारी बातें बोली थी उन्होंने, और भी बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन कहीं भी इन्होंने एक बात का जिक्र नहीं किया कि एलिमेंट भी इलेक्ट्रॉन भी होता है या प्रोटॉन भी होता है। और एक और बात बोली कि एटम नेवर डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल, मतलब एटम को हम दोबारा बांट नहीं सकते। ये आपने देखा होगा, एटम्स को हम कभी बांट नहीं सकते हैं, कभी बांटते हुए देखा होगा, उन्होंने कहा नहीं बांट सकते हम। इससे पहले हमारे देश में भी एक अरस्तु नाम के साइंटिस्ट थे, अरस्तु नाम के बाबा थे, उन्होंने भी हमसे यही बात बोली
कि एटम एक ऐसा है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं किया जा सकता आगे। ठीक है, तो ये बातें थी हमारे एटम के बारे में, जो किसने बोला? डाल्टन ने बोला। उसके बाद नई डिस्कवरी आते हैं गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम फेराडे जरूर बोलेंगे। फेराडे, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे एक कलाकार थे, एक ऐसे खतरों के खिलाड़ी थे जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलते रहते थे, और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलते खेलते एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने कैथोड रेस के बारे में बताया कि एक मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उसके अंदर हीलियम गैस भरी और लगभग 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्ट के उसमें पास किया तो कुछ रेस निकली जिन्हें उन्होंने कैथोड रेस कहा। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किसने किया? जे थॉमसन ने। इसलिए आज हम जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर मानते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, जरा नोट कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, जे थॉमसन आते हैं, उसी में कदम रखते हैं। जे थॉमसन है बंदे बहुत कति खिलाड़ी थे। कैसे खिलाड़ी? ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट रहे कुछ दिन के लिए, स्टूडेंट हो चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं किसके? फेराडे जी के साथ ये काम कर चुके थे, माइकल फेराडे के साथ। बट इनकी बनती नहीं, चूँकि जे थॉमसन एक अलग ही किस्म के इंसान थे, वो अपनी दुनिया में रहना पसंद करते थे। लेकिन कुछ दिन उन्होंने सीखा भी है इनके साथ जो वर्क है। तो ये जो पूरा प्रैक्टिकल था उन्होंने पूरा किया था। इस प्रैक्टिकल को पूरा करने वाले ही हमारे जे थॉमसन थे, जो भी मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर हीलियम गैस भरी और हीलियम गैस भरने के बाद उन्होंने लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वोल्टेज पर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, और लगभग इसका जो प्रेशर था बहुत ही 1 atm प्रेशर रखा। तब उन्होंने देखा कि कुछ कैथोड रेस थी जो निकल करके इस सामने वाली दीवार से, डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार से टकरा रही थी, और यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न क्रिएट, मतलब एक लाइट क्रिएट कर रही थी ग्रीन कलर में। तो इससे उन्होंने बताया कि ये कैथोड रेज है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने डिफाइन किया। इनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने डिफाइन किया। प्रॉपर्टीज़ में बताया कि भाई जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैथोड रेज के अगर वो कैसे पहचानेंगे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है? जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे रख दिया है, तो उसकी अगर इमेज बन पा रही है सामने वाले उसके अपोजिट फेज में, तो इसका मतलब कोई लाइट आएगी तो इससे टकराने के बाद वो इमेज फॉर्मेशन करेगी। कब टकराएगी? क्योंकि वो सीधी लाइन में चलती है। अगर सीधी लाइन में नहीं चलती तो वो इमेज नहीं बनाता। समझ में आ रही है? तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कैथोड रेस एक सीधी रेखा में चलती हैं, और ये हल्के छेपड़ी पहिए को घुमा देती है, मतलब बहुत ही हल्के पार्टिकल्स को क्या कर देती है, पहिया टाइप का व्हील को घुमा दिया था। इसका मतलब उन्होंने कहा इसके अंदर भी मास भी होता है, इनके अंदर अपना खुद का मास होता है। और फिर उन्होंने एक और बात कही कि अगर मैं इन्हें इलेक्ट्रिसिटी में रखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही होती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उन्होंने कहा कि इन पर, इसका मतलब है जो कैथोड रेज होते हैं उन पर नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर उन्होंने जो मास को लेकर के E/m की वैल्यू फाइंड करी, और E/m की वैल्यू फाइंड करने के बाद बताया कि ये जो कैथोड रेज है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक रेज है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी ज़ोर से लाइट पास करी है कि ये गैसेस भी आयनाइज हो गई हैं, और आयनाइज होकर के इनके इलेक्ट्रॉन भी इधर की तरफ चलना, मूव होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज होती हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये बात है हमारे थॉमसन ने अपनी पूरी बात कही और इस तरह से प्रॉपर्टी दी, इसलिए हम डिस्कवरर मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, नोट कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे भी आगे बात होगी, रदरफोर्ड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके बाद इन्होंने, थॉमसन ने अपना लॉ भी दिया, एक एटॉमिक मॉडल भी दिया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल।
थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी दिया। इस मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मतलब क्रिसमस का जो केक होता है उसके टाइप का होता है ये प्लम पुडिंग मॉडल जो होता है। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या बोला कि यहाँ वाटरमेलन की तरह बोले, तो वाटरमेलन के बारे में बात करें तो जो वाटरमेलन के अंदर जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो लाइक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिन पर नेगेटिवली चार्ज है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इतना बोला था उन्होंने और इसके आगे कुछ नहीं बोला। मतलब ये उसके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज़ बता दी थी कि ये न्यूट्रल है क्योंकि इनके ऊपर बीच में इनके अंदर हो रहा है। तो अभी हमारा पास सिलेबस जो है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अगर हम ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक तरह से क्लासिकल कंसेप्ट होता है, क्लासिकल कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिनमें ये बोला गया था कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमको ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है, ऑब्जेक्ट हमको वो ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है, क्या बात है कि वो ऑब्जेक्ट हमको ब्लैक कलर का दिख रहा है। और हमने ये भी देखा कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से ऊपर हो जाए तो वो हमें और बॉडी हमको दिखना स्टार्ट हो जाती है। या हम कहें कि अगर कोई अंधेरे में कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमको अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लैक ऑब्जेक्ट वो हमको काला क्यों दिखाई दे रहा है, इसके बारे में ये बात बोली गई, इस क्लासिकल कंसेप्ट में डाला गया। उन्होंने कहा कि अगर ये ब्लैक बॉडी क्यों है, क्योंकि ये जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं उन सारी रेडिएशंस को क्या कर लेता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं उनको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है और उसको कंप्लीटली एमिट भी कर सकता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा बॉडी जो सारी जो रेज है, रेडिएशंस हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्जर्व करके हमें कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लैक। जैसे अगर अब मैं आपको बताऊं तो जो लावा निकलता है, लावा के जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ब्लैक होता है और अंदर बिल्कुल रेड कलर से आग जल रही होती है, उसके और नीचे देखें तो ब्लू कलर की आग जल रही होती है। ब्लू कलर का जो है, यानी कि उस ब्लू कलर होने का मतलब क्या है कि उसने सारी की सारी रेडिएशंस को अपने अंदर क्या कर लिया है, समाहित कर लिया है, और ऊपर वाली लेयर को ब्लैक दिखाते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि मेरे पास जो रेडिएशंस आ रही हैं वो सभी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वो एमिट करे, या फिर हम ये कहें कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग में अगर जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद वो हमको कैसा दिखने वाला होगा, तो कैसा दिखने वाला होगा अगर हम ये कहें तो सबसे पहले वो लगभग हमको रेड दिखता है, रेड वाला पार्ट होता है, फिर थोड़ा सा येलो वाला पार्ट होता है, येलोइश, फिर वाइटिश पार्टिकल्स होते हैं, फिर जाकर के वो येलो होता है। लास्ट वाला पोर्शन जो हमें दिखेगा वो ब्लू दिखेगा हमको, जो कि जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी इनकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कि अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट को जरा सा भी कोई चीज़ लगाएंगे इस ब्लू वाले लाइट में तो बहुत जल्दी वो जल जाएगी, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो जलती है। यानी कि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करके इस तरह से कन्वर्ट होता है कि वो डिफरेंट कलर में एक्सचेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ग्राफ बना करके समझाया था, इसको एक ग्राफ बना करके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर समझाया गया था कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास कोई भी टेम्परेचर है और यहाँ मैं ले लेता हूँ इंटेंसिटी, टेम्परेचर नहीं ले रहे, इंटेंसिटी ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ। तो इनके ऊपर जब हम बात करते हैं तो शुरुआत की वेवलेंथ मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये वाली वेवलेंथ कैसी आएगी, लगभग ऐसी आएगी, रेड कलर में वेवलेंथ दिखाई देगी पहले टेम्परेचर पर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कम से कम टेम्परेचर बोले तो 500 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर पर लेंगे तो रेड कलर का हमको दिखाई देगा। फिर वो क्या हो जाएगा, हालांकि मेरे पास ब्लू कलर नहीं है लेकिन ग्रीन भी होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये 700 कह सकते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे उसका कलर चेंज होता जाएगा और उसकी जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट होती जाएगी। वो शिफ्ट कहाँ थे, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन वेवलेंथ अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, वेवलेंथ कम होती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे हम बात करते हैं। तो इसको और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये बड़ा होती है थोड़ी सी, कुछ ऐसी रहती है। तो इस तरह से हम 1000 डिग्री पर देख पाते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर, जो कोई भी बॉडी है वो किस तरह से दिखाई देगी, ब्लू कलर में दिखाई देगी। और थोड़ा ब्लैकिश वाला भी पार्ट रहता है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ब्लैकिश तो नहीं, अरे कहाँ गए, ये 700 के लिए लिया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ब्लैक बॉडी के बारे में बोला गया कि जैसे जैसे अगर हम किसी की इंटेंसिटी तेज़ करें या एनर्जी बहुत तेज़ होती जाएगी तो वो इंटेंसिटी जो है कैसी हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, वेवलेंथ कम हो जाती है। ऐसी केसेस में जब वेवलेंथ कम हो जाती है तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में टेम्परेचर सारा का सारा उसके अंदर रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे आकर के वो कोई भी बॉडी बहुत जल्दी जला सकती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बोला गया। अच्छा, इसका क्या एप्लीकेशन है? आपने एप्लीकेशन वगैरह सुने होंगे, नहीं तो आप सुनिए कि हमारे पास जितने भी तारे होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो तारे हैं, अगर कोई रेड तारा है, लाल तारा होता है, तो उसकी जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। लेकिन जो तारा जो हमारे पास जो स्टार है, अगर वो स्टार ब्लू कलर में होता है, ब्लू स्टार्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट स्टार होते हैं वो, और जब सारी की सारी लाइट को वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारी एमिट कर देते हैं, यानी उनके अंदर जो जलने वाली गैसेस हैं वो बंद हो जाती हैं जलना, तब उस केस में वो हमको स्टार ब्लैक दिखने लगता है। और ब्लैक दिखने के कारण हम यहीं से बोल देते हैं कि ब्लैक होल की खोज की गई। वहाँ से एक ब्लैक होल आता है जो आपने सुना होगा, जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, वो सारी की सारी लाइट को अपने अंदर समाहित कर लेता है, ब्लैक होल, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है ब्लैक होल, किसी दिन बात करेंगे। तो ब्लैक होल की जो शुरुआत हुई वो यहीं से शुरुआत हुई है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, कि सारी की सारी जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके पूरा इमिट कर देता है। इसी कारण वो ब्लैक है, यानी कि जितनी भी लाइट आ रही है, आप जितनी भी लाइट जाती हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, ये जो थ्योरी है इस बात को और अच्छी तरह से समझाती है कि एक मैंने छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें से टिनी होल किया, टिनी होल मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होल किया, और उसमें से इसके अंदर वाले पार्ट में ब्लैक कोडिंग कर दी, ब्लैक कोडिंग कर दी है इसके ऊपर, और इसमें कोई भी लाइट अगर एंटर कराते हैं, वो लाइट क्या करती है, उस सारी की सारी लाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करके वो वहीं के वहीं उनको अपने अंदर ही समाहित कर लेती है। लेकिन जब वो निकलना स्टार्ट होगी तो पूरी की पूरी लाइट निकलती है, या तो पूरी की पूरी लाइट उसके अंदर एंटर कर जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और या वो पूरी की पूरी लाइट बाहर चली जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। और इसके बारे में बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन भी है। इसके बारे में ऑब्जर्वेशन क्या है कि मेरे पास जो पर यूनिट एरिया में जो वॉल्यूम में जो रेडिएशंस है या जो वेवलेंथ है वो किसके डिपेंड करती है, टेम्परेचर की 4th पावर पर डिपेंड करती है। उसका जो वेवलेंथ होती है टेम्परेचर डिपेंड करती है, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर 4th पावर के अकॉर्डिंग डिपेंड कर देगी, ठीक है। 1/T⁴ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होता जाता है। और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला गया, जैसे जैसे आप शुरुआत की टेम्परेचर लेंगे, कम टेम्परेचर लेंगे तो कम टेम्परेचर पर वो हमें रेड दिखाई देगी, फिर येलो, इस तरह से उसके कलर चेंज हो जाएंगे। और लास्ट वाला कलर क्या था, हाई, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हमें वो कैसी दिखेगी, ब्लू कलर में दिखाई देगी। तो ये ऑब्जर्वेशन उसके बाद किए गए हैं ब्लैक बॉडी में, तो ये आप पढ़िएगा।